तो दोस्तों हम देखने जा रहे हैं प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे कोई मटेरियल होता है ना, तो वो क्या है कि अपना जब उसका आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे उस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो अपना एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट कभी भी प्रॉपरली ढंग से नहीं एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्या करता है कि उसके एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट तक हम नहीं पहुँच पाते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उस पर हम लोग 0.2% का स्ट्रेन लेते हैं और उससे एक ऑफसेट बनाते हैं पैरेलल टू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं डिज़ाइन पॉइंट। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस होता है वो आपका ये हो जाता है प्रूफ स्ट्रेस, और प्रूफ स्ट्रेस ही आपका यील्ड स्ट्रेस की तरह काम करता है। ठीक है, ऐसे अगर आपसे ऐसे किसी मटेरियल का कोई एग्जांपल पूछे तो आप बता सकते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आपका प्रॉपर यील्ड पॉइंट कभी एग्जीक्यूट नहीं करता। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है एक मटेरियल का। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हमें एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट नहीं पता है, तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे और 0.2% का स्ट्रेन ले लिया। ठीक है, और यहाँ से एक ऑफसेट बनाया हमने, और यहाँ पे ये ऑफसेट इंटरसेक्ट किया। ठीक है, जहाँ पे ये ऑफसेट इंटरसेक्ट किया ये हो गया आपका क्या, डिज़ाइन पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं, डिज़ाइन पॉइंट। देखिए इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप किसी मटेरियल से किसी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं तो आपको उसके डिज़ाइन स्ट्रेंथ का मतलब पता होना चाहिए कि इसका डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो इसी पॉइंट की मदद से हमें उसके डिज़ाइन स्ट्रेंथ का पता चलता है, इसीलिए हम उसको डिज़ाइन पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है आपका प्रूफ स्ट्रेस, और इसी को हम लोग बोल देंगे आपका इस मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलिए यहाँ से हटा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिख दिया है यहाँ पे, मटेरियल्स नॉट शोइंग एक्चुअल यील्ड पॉइंट एंड ऑफसेट एट 0.2% strain on the strain axis which parallelly intersects the stress strain curve at a point known as design point, and the stress corresponding to it is known as proof stress, and proof stress is considered as the yield stress for that material। तो ये था आपका प्रूफ स्ट्रेस का कंसेप्ट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आपको सबको बहुत अच्छे से पता होती है, बहुत बचपन से पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द स्पेसिमेन रीगेन्स इट्स ओरिजिनल डिमेंशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। कहने का मतलब क्या है कि कोई किसी भी आप मटेरियल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो मटेरियल आपका इलास्टिक है तो जब आप वो लोड हटा देंगे तो वो जो स्ट्रेन जनरेट हुआ था जिसके कारण वो बॉडी डिफॉर्म हुई थी, वो क्या हो जाएगा, वो वापस से अपने से शेप और साइज़ को रीगेन कर लेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है आपका रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस देखिए क्या होता है, रेजिलियंस एक तरीके का एनर्जी ही है और कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल अंडर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आपने एक मटेरियल लिया, उसका एक कुछ वॉल्यूम लिया, ठीक है, अब उसमें जब आप लोड लगा रहे हैं और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके कारण कुछ स्ट्रेन एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही होती है। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जितनी भी स्ट्रेन एनर्जी आपकी उसमें हो रही है, स्टोर हो रही है, वो आपका क्या कहलाता है, रेजिलियंस कहलाता है। इट इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व अंडर इलास्टिक लिमिट। ये मैं आपको कर्व बना के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, व्हेन रेजिलियंस बिकम्स मैक्सिमम इट इज़ कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब रेजिलियंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, कहने का मतलब क्या है कि जो आपने जिस वॉल्यूम का भी मटेरियल लिया है, ठीक है, उसका एक सर्टेन वॉल्यूम लिया है, ठीक है, जब उसकी अब वो जब इलास्टिक लिमिट के बाद उस पर आप जो लोड लगा रहे हैं और उसके बाद उसमें जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, उसके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है, वहाँ तक अब वो लिमिट तक वो पहुँच गया है, वो आपका मैक्सिमम लिमिट है इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आपका
प्रूफ रेजिलियंस बोलेंगे, ठीक है। डायग्राम से देख लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं। ये आपका एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इस तरफ आपका डिफ्लेक्शन है और इस तरफ आपकी लोडिंग है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अब हम एक पॉइंट मान रहे हैं ए जो है हमारा है इलास्टिक लिमिट है, ठीक। मान लीजिए आपने कोई लोड यहाँ पे P1 अप्लाई किया और डेल्टा 1 यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन हुआ। अब हम कोई आपसे पूछेगा कि भाई साहब इस सिनेरियो में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है बॉडी में वो कितनी हो रही है, तो आप क्या बोलिएगा, हाफ इनटू लोड इनटू ये P1 है डिफ्लेक्शन, ठीक। हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन विच इज द एरिया अंडर द कर्व, यही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व अंडर इलास्टिक लिमिट। और आपका जो सिनेरियो है बिल्कुल इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजिलियंस, ठीक है। दूसरा कर्व देखिए, ये आपका इलास्टिक लिमिट है ए, ठीक है। और यहाँ पे एक लोड लगा P और यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आया डेल्टा, और ये आपका एरिया अंडर द कर्व है। कहने का मतलब इलास्टिक लिमिट यानी कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी प्रूफ रेजिलियंस कहलाती है। क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड एज प्रूफ रेजिलियंस, ठीक। और यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है वो हुई है हाफ इंटू P इंटू डेल्टा। देखिए मुझे थोड़ा सा ये राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है क्योंकि ये बोर्ड ना ढक, मैं ये कोशिश करता हूँ मेरे लिखते वक्त ये बोर्ड ना ढके, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो हो जाती है, तो आप कॉपरेट करें। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन है, ठीक है। समझ गए आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से, ठीक है, कि जब वो मैक्सिमम लिमिट तक उसकी लोडिंग हो जाए, वहाँ पे जो स्ट्रेन आती है, वहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी आती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। और इलास्टिक लिमिट के अंदर की जो स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में स्टोर हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मली रेजिलियंस। तो ये था आपका इलास्टिसिटी, आपका रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। अगला है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, इसका अंतर बस इतना है कि जो अब हम लोग रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस की बात कर रहे थे तो हम लोग किसी भी वॉल्यूम की बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें वॉल्यूम आपका स्पेसिफाइड नहीं था। ये इसमें बस एक ही चीज़ है कि आप जिस भी मटेरियल का वॉल्यूम ले रहे हैं वो यूनिट वॉल्यूम में आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एक्सक्यूज मी, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कर्व है आपका, ठीक है, ये कर्व है, ये आपके इलास्टिक लिमिट है, इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं, थोड़ा कर्व को बता लेने दीजिए, फिर आपको मैथमेटिकली भी बताता हूँ कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये है, तो आप देखिए ये जो पूरा है ये है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है।
अब मैथमेटिकली आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। जब आप प्रूफ रेजिलियंस की बात कर रहे थे, वो आपका स्ट्रेन एनर्जी कहाँ तक होता है? अप टू इलास्टिक लिमिट, है कि नहीं? P इंटू डेल्टा, यही था आपका। अब इसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, प्रूफ रेजिलियंस बाय वॉल्यूम, ये आपका बन जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, हाफ इंटू P इंटू डेल्टा। वॉल्यूम से करेंगे तो एरिया और लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, वॉल्यूम से प्रूफ रेजिलियंस को क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। अपने आप बन गया आपका ये अपने आप बन गया हाफ इंटू फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस, और डेल्टा अपॉन एल क्या होता है? स्ट्रेन। तो ये मैथमेटिकली यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग हमेशा, ठीक है। काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है इसको, काफ़ी सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। तो इन सब चीज़ को याद रखिएगा कि रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, क्योंकि बहुत ही छोटा डिफरेंस है ना, कोई बहुत बड़ा, सब स्ट्रेन एनर्जी से ही रिलेटेड है, बहुत ही छोटा डिफरेंस है, लेकिन हर का क्या रिप्रेजेंट करता है वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। क्या क्या 3 चीज़ें आपने पढ़ी है? रेजिलियंस पढ़ा है आपने प्रूफ रेजिलियंस पढ़ा है, आपने मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पढ़ा है। एक बार रिवाइज कीजिए मेरे साथ। रेजिलियंस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बिलो इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और आपका प्रूफ रेजिलियंस होता है द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। मॉडुलस ऑफ का क्या होता है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट इन एन मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। आप लोग मन में 2-4 बार बोलिएगा, ठीक है। अभी आसान लग रहा है, बाद में भूल जाते हैं लोग इसको, ठीक है। मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। तो हम लोग देखते हैं टफनेस क्या होता है। इट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग, ठीक है। देखिए एक टफनेस होता है, ठीक है। टफनेस में क्या होता है? जैसे इम्पैक्ट लोड होता है ना, सडन लोड होता है, ठीक है। एक ग्रेजुअल लोड होता है, एक सडन लोड होता है। आपको मैंने टाइप्स ऑफ लोडिंग में बता दिया है, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट लोड होता है उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टफनेस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल अप टू फ्रैक्चर लिमिट, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ये है फ्रैक्चर लिमिट तक की बात हो रही है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक कर्व से समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका लोड डिफ्लेक्शन कर्व है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट F है, ठीक। तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है ये आपका टफनेस को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द एरिया अंडर द टोटल एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। उसी तरीके से देखिए मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल अप टू फ्रैक्चर लिमिट। अब देखिए जहाँ पे भी यूनिट वॉल्यूम की बात आ जाएगी वहाँ से सीधा लोड डिफ्लेक्शन कर्व से आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा किस पे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। कैसे शिफ्ट होता है ये मैंने आपको मैथमेटिकली बताया यहाँ पे, ठीक है। आप आपका एरिया और लेंथ से यानी कि वॉल्यूम से जब उसको आप डिवाइड करते हैं तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक। अब देखिए इधर है स्ट्रेस, इधर है आपका स्ट्रेन, इधर है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, और इसके अंदर जो एरिया है ये है आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व के अंदर का एरिया आता है और ये आपका लोड डिफ्लेक्शन के कर्व के अंदर का एरिया आता है, ठीक है। तो ये था आपका टफनेस, ठीक है, और ये था आपका मॉडुलस ऑफ टफ। तो अगली चीज़ क्या होती है? होती है क्रीप। क्रीप में क्या होता है कि
कि एक तरीके का परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है आपके स्पेसिमेन में, क्योंकि वो जो लोडिंग उस पर जो अप्लाइड की गई होती है वो एक बहुत ज़्यादा टाइम तक वो लोडिंग उस पर अप्लाइड रहती है, तो उसके कारण क्या होता है ना कि एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है और उसको हम लोग कहते हैं क्रीप। ठीक है, और जो सिविल वाले बच्चे हैं वो इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, या फिर अगर नहीं पढ़ा है उन्होंने आरसीसी का सब्जेक्ट तो वो समझ पाएंगे कि क्रीप का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है सस्टेन्ड लोडिंग के कारण उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये क्रीप होता है और बेसिकली इसका मतलब यही है कि एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है जबकि एक कॉन्स्टेंट लोड उस पर अप्लाई की जाती है एक बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और क्रीप बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितने टेम्परेचर पे वो लोड लग रहा है, कितनी देर तक वो लोड लग रहा है, उस लोड का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, ये लोड जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इन सब चीज़ों पे क्रीप डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है आपका क्रीप। क्रीप आपसे बहुत बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ क्रीप। ठीक है, ऑप्शन बना के देख लेंगे तो अभी आपने जान लिया है और चुपचाप आपको टिक कर देना ऑप्शन को। ठीक है, उसके बाद आता है फटीग। फटीग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि होता क्या है एक्चुअली। देखिए, फटीग का फेनोमेना समझिएगा होता क्या है। इसमें होता ये है कि एक साइक्लिक लोडिंग होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक रेलवे ट्रैक है और उस पर ट्रेन जा रही है, बार बार आ रही है। ठीक है, तो एक साइक्लिक लोडिंग का आपका एक फेनोमेना है। ठीक है, या सड़क बनी हुई है तो उस पर गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, तो एक साइक्लिक लोडिंग है। ठीक है, तो जहाँ ये मैंने आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बताया है, लेकिन जहाँ पे भी साइक्लिक लोडिंग का आपका कंसेप्ट आता है वहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके का प्रोग्रेसिव और लोकलाइज्ड डैमेज हो जाता है वहाँ पे। देखिए, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, एक तरीके का प्रोग्रेसिव और लोकलाइज्ड डैमेज होता है, उसी एरिया में वो डैमेज होता है। और ये क्यों होता है, ये आपका साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग के कारण होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि एक साइकिल लोड का गया तो उस स्पेसिमेन में आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर अगला साइकिल गया, अगला साइकिल गया, अगला साइकिल गया, ऐसे करते करते काफ़ी सारा स्ट्रेन एनर्जी उसमें आपका स्टोर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, और जब ये स्ट्रेन आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस को इंक्रीज़ कर जाता है या उसके बराबर पहुंच जाता है या इंक्रीज़ कर जाता है, तो उसमें एक तरीके का फेलियर होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं फटीग फेलियर। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको लिख दिया है, डायरेक्ट ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह पूछा जाता है। इट इज़ द प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज्ड स्ट्रक्चरल डैमेज that occurs due to cyclic reverse cyclic loading. On each cycle a certain amount of strain energy is stored in the specimen when this strain energy becomes greater than modulus of toughness, then the specimen fails under fatigue failure. ठीक है, तो बहुत क्लियर है यहाँ से कि फटीग क्या होता है, क्रीप क्या होता है। इसमें एक चीज़ और बच रही है, इसके बाद आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हुक्स लॉ पे पढ़ेंगे हम लोग। तो एक और चीज़ बच रही है आपकी एंड्योरेंस और एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, वो क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका एंड्योरेंस लिमिट। देखिए, जब भी साइक्लिक लोडिंग का केस आता है ना, जहाँ पे भी साइक्लिक लोडिंग का सिचुएशन आता है, वहाँ पे क्या होता है कि आप एक स्ट्रेस तय करते हैं जिसमें कि आपको इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि इसमें कितना भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल आपका आ जाए तो भी इसमें फेलियर नहीं होगा। उस स्ट्रेस लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है, इट इज़ द लेवल ऑफ स्ट्रेस बिलो विच देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द स्पेसिमेन विल नॉट फेल आफ्टर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स। मतलब ऐसा 10 to the power 6 नंबर ऑफ लोड साइकिल्स तक का होता है अगर रफली बोला जाए तो। ठीक है, तो ये होता है आपका एंड्योरेंस लिमिट। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये। ठीक है, और ये इसलिए निकालते हैं जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे साइक्लिक लोडिंग का केस आता है, तो जो हम लोग को डिज़ाइन स्ट्रेस लेना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंड्योरेंस लिमिट ही लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का मटेरियल हो। इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ साइक्लिक लोडिंग देन वी विल कंसिडर आवर एंड्योरेंस लिमिट एज आवर डिज़ाइन स्ट्रेस। ठीक है, इन केस ऑफ साइक्लिक लोडिंग, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका एंड्योरेंस लिमिट, ये खत्म हो गया। तो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो भी मटेरियल होती है आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आपका थ्योरेटिकल आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है, और न्यूमेरिकल तो इससे कुछ आता नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका बेसिक शुरू होता है आपका हुक्स लॉ से, इलास्टिक कांस्टेंट्स वगैरह से, वहाँ से आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू होता है। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे और वहाँ से डेप्थ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी अपना अगला टॉपिक।